Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 10th लेक्चर 7th। आज हम करने जा रहे हैं रिलैक्सेशन मेथड। रिलैक्सेशन मेथड कैसे काम करता है? सबसे पहले हमें दिया होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 इक्वेशन लिख ली है। ये इन तीनों इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल टू b1। मतलब 3 अननोन वेरिएबल्स है x1 x2 x3। सेकेंड इक्वेशन है a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल टू b2। थर्ड है a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल टू b3। इन तीनों को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। अब हम क्या करेंगे, रेजिडुअल डिफाइन करेंगे। यहाँ पे रेजिडुअल्स डिफाइन किए जाते हैं R1 R2 R3। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हमने 3 डिफाइन किए हैं। अगर 4 होगी तो आप 4 डिफाइन करोगे, 5 है तो 5 डिफाइन करोगे। और वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि सारी इक्वेशन को एक साइड ले जाओ। R1 का मतलब क्या है कि B1 और बाकी जो ये a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 है इसे राइट हैंड साइड लेके चले जाओ। तो R1 हो जाएगा मेरा b1 माइनस a11x1 माइनस a12x2 माइनस a13x3। R2 आपके पास है b2 माइनस a21x1 माइनस a22x2 माइनस a23x3। R3 हमारे पास b3 माइनस a31x1 माइनस a32x2 माइनस a33x3। ऐसे हमें क्या निकालना है, रेजिडुअल्स निकालना है। ये रेजिडुअल्स हमारे पास क्या है कि हमारा मेन मोटिव है R1 R2 R3 को जीरो बनाना। या तो ये पर्टिकुलर जीरो बन जाएंगे या फिर ये अप्रोक्सीमेट टू जीरो होंगे। जब ये जीरो हो जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी x1 x2 x3 की, और अगर ये अप्रोक्सीमेट टू जीरो होंगे तो हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिल जाएगी। तो ये काम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका रिमार्क देख लेते हैं कि कब रिलैक्सेशन मेथड अप्लाई होता है। कि जब हमारे पास क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट है मैट्रिक्स उसमें डोमिनेट करने चाहिए। तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसे बनी, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया, x1 x2 x3 के कोफिशिएंट लिख लिए रो वाइज, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसमें हमने क्या माना कि फर्स्ट a11 लार्जर होना चाहिए a12 a13 से। a22 का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे साइन पे ध्यान नहीं देना है, मैग्नीट्यूड देखना है। a22 हमारे पास a21 प्लस a23 से बड़ा होना चाहिए, और a33 जो हमारे पास है वो a31 प्लस a32 से बड़ा होना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो हम रिलैक्सेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डेरिवेशन करने के बजाय हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरीके से रिलैक्सेशन मेथड यूज होता है। काफी इजी मेथड है ये। तो हम पहले एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल, solve the following equations। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 12x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 31, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x1 प्लस 4x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 58। यहाँ पे 8 है हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है बाय रिलैक्सेशन मेथड। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये डायगोनली डोमिनेट है। तो हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि जो मेरा 12 है मैग्नीट्यूड में वो ग्रेटर है 1 प्लस 1 से। मेरा जो 8 है वो ग्रेटर है 2 प्लस माइनस 1 से। और हमारा जो 10 है वो ग्रेटर है 3 प्लस 4 से। तो मतलब ये डायगोनली डोमिनेट है। तो हम इस पे रिलैक्सेशन मेथड अप्लाई सकते। सो रिलैक्सेशन मेथड जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, कैन बी
अप्लाइड। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन मेथड अप्लाई करना है, तो सबसे पहले रेजिडुअल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम निकालते हैं द रेजिडुअल्स। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो 3 रेजिडुअल्स आएंगे। तो द रेजिडुअल्स आर गिवन बाय, तो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं इन्हें, R1 इज इक्वल टू, कैसे निकालना है, 31 को इस साइड रखना है, बाकी सारी इक्वेशन को राइट हैंड साइड ले आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 31 माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस x3, R2 इज इक्वल टू 24 माइनस 2x1 माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 8x2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस x3, यहाँ पे 12 है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू 58 माइनस 3x1 माइनस 4x2 माइनस 10x3। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, R1 R2 और R3 को 0 बनाना है। तो अवर मेन मोटिव, तो हमारा जो मेन मोटिव है इज टू मेक R1 R2 एंड R3 0 और अप्रोक्सीमेट टू 0, या तो ये 0 जाए या अप्रोक्सीमेट टू 0 जाए। तो हम कोशिश करेंगे इसे 0 बनाने की या अप्रोक्सीमेट टू 0 बनाने की। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसे हम कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो मैंने इसे नाम दिया है इक्वेशन फर्स्ट का। हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया है। हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, और फर्स्ट इक्वेशन को x1 से डेरिवेट किया, x2 से डेरिवेट किया और x3 से डेरिवेट करेंगे और फिर हम वैल्यूज लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। तो जो x से डेरिवेट करना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, फिर x2 के रिस्पेक्ट में और फिर x3 के रिस्पेक्ट में। अब हमने x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो मेरे पास यहाँ 1 आया, बाकी मैंने x2 और x3 को कांस्टेंट रखे तो उसके नीचे मुझे 0 रखना है, ठीक है, क्योंकि x2 x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया 0 आएगा, x3 को x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया 0 आया मेरे पास। अब मुझे देखना है कि जो इक्वेशन 1 है उसमें R1 R2 R3 की क्या वैल्यू आती है मेरे पास। हेलो पिंका, मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ। हाँ ठीक लगा वो, ठीक है। तो मेरे पास मुझे देखना है कि R1 R2 और R3 की क्या वैल्यूज आती हैं। तो आप जैसे देखो इक्वेशन 1 में जब मैंने x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो 31 ये 0 जाएगा, x2 0 जाएगा, x3 0 जाएगा, R1 की वैल्यू क्या है, ये मेरे पास -12 आई है, तो मैं इसके नीचे रख दूं -12। ऐसे ही मेरे पास जब मैं R2 की बात करूं तो जब मेरे पास R2 की बात आई तो ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, क्या आया मेरे पास -2 आया। जब मैं R3 की बात करूं तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, क्या आया -3 आया। तो ये मेरे पास आ गया जब मैंने x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया। अब मैं x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करती हूँ तो x1 0 आ जाएगा, x2 1 आ जाएगा, x3 0 आ जाएगा मेरे पास। तो R1 की वैल्यू देखो क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये मेरे पास क्या बच जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया R1 में -1। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे क्या कौन सा बचेगा, -8 बचेगा और R3 में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे R3 में मेरे पास बच जाएगा -4, तो -4 आ गया। सिमिलरली मैं x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूं तो x1 0, x2 0 और x3 कितना आ गया, 1 आ गया मेरे पास। तो हमारे पास ये 1 आ गया। अब हम R1 की वैल्यू देखते हैं x3 के रिस्पेक्ट में, तो ये आई मेरे पास -1, तो -1 आ गई मेरे पास। फिर यहाँ पे मेरे पास आई 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं और फिर मेरे पास यहाँ पे आई -10, तो हम यहाँ पे -10 लिख देते हैं। ये वैल्यू कब आई है, जब मैंने R1 को x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया 1 आया, x2 और x3 कांस्टेंट रखे मैंने, तो R1 में वैल्यू आ गई मेरे पास x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करने पे और R2 की वैल्यू आ गई और R3 की वैल्यू। सिमिलरली जब मैंने
x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो x1 और x3 कांस्टेंट का बिहेव करेंगे और r1, r2, r3 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली जो मैंने x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो x1, x2 कांस्टेंट का बिहेव कर रहे हैं और x3 1 आ गया है, r1, r2, r3 मिल गए हैं मुझे। अब मुझे क्या करना है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करनी है। तो अब मैं क्या करूं, लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज x1 0, x2 0 एंड x3 इज इक्वल टू 0। किसमें, इन इक्वेशन 1 में। जो मैंने इक्वेशन 1 मानी है यहाँ पे, इसमें मैं x1, x2, x3 को 0 मान लूँ तो मुझे r1, r2, r3 मिलेंगे। तो जब मैंने x1, x2, x3 0 माने तो x1 भी कांस्टेंट, x2 भी कांस्टेंट, x3 भी कांस्टेंट, तीनों की वैल्यू 0। तो मैंने यहाँ पे टेबल को कंटिन्यू रखा। C4 की वैल्यू मेरी x1 क्या आ गया 0, x2 क्या आ गया 0, x3 क्या आ गया 0। तो मुझे R1 क्या मिला, जब मेरा x1, x2, x3 0 आ गए तो R1 मिला 31, क्योंकि जो B1, B2, B3 थे वो R1, R2, R3 हो गए जब मैंने x1, x2, x3 को 0 रखा। तो मेरे पास यहाँ पे R1 31, R2 24 और R3 आ गया 58। यहाँ तक मेन काम होता है आपका। इस रिलैक्सेशन मेथड का मेन काम बस यहीं तक का है। उसके बाद में सिंपल एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले x1, x2, x3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, r1, r2, r3 की वैल्यूज निकालनी है। फिर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेना है, x1, x2, x3 को 0 मानना है और r1, r2, r3 निकालने हैं। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपको एलिमिनेशन मेथड करना है। कैसे, कि जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन माना है उसमें जो r1, r2, r3 हुआ उनमें से जो सबसे बड़ा है उसे एलिमिनेट करना है। तो जैसे मेरा R3 सबसे बड़ा है 58 है, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए मुझे कौन सी वाली रो लेनी पड़ेगी, C3 वाली रो लेनी पड़ेगी। मतलब कि जब मेरा 58 सबसे बड़ा होगा तो मुझे इसमें से देखना है R3 वाले में कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा, जैसे ये वाली C3 वाली लेनी पड़ेगी हमें। जब हम R3 सबसे बड़ा हुआ करेगा तो C3 के साथ कॉम्बिनेशन लिया करेंगे, जब R2 मेरा बड़ा हुआ करेगा तो हम C2 वाली लिया करेंगे, और जब मेरा R1 बड़ा हुआ करेगा तो मैं C1 का कॉम्बिनेशन लिया करूंगी एलिमिनेट करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, 58 को कम करना है, मतलब अप्रोक्सीमेट टू 0 करना है। तो मुझे C3 की हेल्प से करना है। तो मैं जो नई रो आएगी उसे मैं C5 का नाम दे देती हूँ। C5 मेरी नई रो आएगी, वो किस तरीके से आ रही है मेरी, अगर मैं C4 में, प्रीवियस वाली तो यूज करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मुझे 58 को कम करना है, 58 को 0 बनाना है, तो ये वाली C4 तो यूज करनी है। C4 में अगर मैं लिखूं प्लस 5C3, मतलब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, C3 को, पूरी रो को C3 को 5 से मल्टीप्लाई करके C4 में ऐड कर दूं, तो 58 में -50 हो जाएगा, तो मेरा क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। मैक्सिमम कम हो सकता है R3 इतना। तो हम बनाते हैं C5 यहाँ पे। तो C5 मेरे पास x1 कितना आएगा, x1, x2, x3, R1, R2, R3 कितना आ जाएगा मेरे पास। देखो, जब मैंने C4 में 5C3 किया तो 0 + 0 0, 0 + 0, यहाँ पे देखो x1 कितना आएगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, x1 आया मेरा 0, यहाँ पे कितना आया 0, और यहाँ पे मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से किया है, और प्लस 0 किया है, तो कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास 5। अब R1 देखो, यहाँ पे जब मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आया, प्लस 31, तो मेरे को कितना मिलेगा 26, तो यहाँ आ गया 26। यहाँ पे देखो ऊपर, जब मैंने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 24 में ऐड किया तो मुझे कितना मिला यहाँ पे 29। और नेक्स्ट मेरे पास देखो, जब मैंने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -50 और 58 में ऐड किया तो मुझे क्या मिला यहाँ पे 8।
अब जो मेरी C5 रो आई है उसमें मुझे सबसे बड़ा देखना है R1 R2 R3 में से कौन सबसे बड़ा है। तो मेरे पास 29, R2 सबसे बड़ा है तो C2 के साथ कॉम्बिनेशन लेना है। R2 सबसे बड़ा है तो C2 से कम करना है उसे, मतलब C2 की हेल्प से R2 को 0 या 0 के नियर बनाने की कोशिश करनी है। तो देखो 29 कैसे कम हो सकता है। अब देखो C2 में इस पोजीशन पे वैल्यू क्या है, -8। जब R2 देखना है, R2 को कम बनाना है तो मुझे C2 की हेल्प लेनी है। C2 में सबसे बड़ा क्या है, जो जिस पोजीशन पे हमें, जैसे 29 R2 की पोजीशन पे है तो C2 में R2 की पोजीशन में -8 पड़ा है। मैं 29 को -8 की हेल्प से कितना कम कर सकती हूँ। अगर मैं -8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा, -24, और 29 में ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम कम हो सकता है 5 तक। तो मैं क्या करूं, C2 रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और C5 में ऐड कर दूं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, C जो नई 6 आएगी, मैं नया नाम दे देती हूँ उसे C6, वो क्या हुआ C5 प्लस 3C, यहाँ पे कितना हो जाएगा C2, मतलब C6 इज इक्वल टू C5 प्लस 3C2। तो C2, अब मेरे पास C6 आ गया तो X1 कितना आएगा मेरे पास, मैंने यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, और यहाँ पे X1 की जगह क्या पड़ा है 0, तो मेरे पास कितना आया 0। यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 0 में ऐड किया तो यहाँ कितना आएगा 3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 और यहाँ 5 में ऐड किया तो कितना आया 5। R1 की जगह क्या आएगा, यहाँ पे देखो जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया -1 को 3 से तो -3 और 26 में ऐड किया तो कितना आया 23। यहाँ पे जब मैंने -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 और 29 में ऐड किया तो मेरे को कितना मिला यहाँ पे 5। नेक्स्ट यहाँ पे जब मैंने -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, और यहाँ पे जब मैंने 8 में ऐड किया तो मुझे कितना मिला -4। तो ये मेरे पास R1 R2 R3 की नई वैल्यूज आ गई C6 की। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 23 को मुझे रिड्यूस करना है। तो R1 की सबसे बड़ी वैल्यू है तो हम C1 की हेल्प से करेंगे। R1 की सबसे बड़ी वैल्यू है, C1 की हेल्प से करेंगे। तो C1 में सबसे पहले देखो R1 की जगह क्या पड़ा है, -12 पड़ा है। -12 को मैं ऐसे किससे मल्टीप्लाई करके ऐड करूं C6 में, ताकि मेरा जो है 23 है वो रिड्यूस हो जाए। तो अगर मैं देखो, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे सिंपल 23 में -12 ऐड कर दूं, 23 में -12 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो वो रिड्यूस तो 0 के अप्रोक्सीमेट हो गया। तो मैं सिंपल क्या करूं, यहाँ पे C जो 7 आएगा उसमें C6 प्लस क्या कर दूं, मैं यहाँ पे C1 कर दूं। तो मेरे पास क्या आएगा, C7 में X1 क्या आ रहा है मेरे पास, देखो यहाँ पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। और मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरी इक्वेशन है, जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट जो मेरे पास पड़ा है उसमें X1 की जगह क्या पड़ा है 0। तो 1 + 0 कितना होता है यहाँ पे 1। सेम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं कि हमने C1 इक्वेशन को C6 इक्वेशन में ऐड किया है, तो हम उन्हीं के कोरस्पॉन्डेंस वैल्यूज देख रहे हैं कौन सी ऐड हो रही है। आप इसे एज अ इक्वेशन भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो इसे टेबल वाइज करो तो ज्यादा सही रहता है। तो हम यहाँ पे X2 की जगह देखते हैं, X2 कितना है मेरे पास 0, और यहाँ पे मेरे पास X2 कितना है 3, तो कितना आया 3 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने देखना है X3 की जगह। तो X3 की जगह क्या पड़ा है 0, और यहाँ पे X3 की जगह कितना पड़ा है 5। तो X1 X2 X3 आगे। अब मुझे R1 देखना है। जब मैं -12 को किस में ऐड करूं 23 में, तो मुझे कितना मिल जाएगा 11। ऐसे ही अगर मैं -2 को यहाँ पे 5 में ऐड करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 3। और ऐसे ही अगर मैं -3 को यहाँ पे -4 में ऐड करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा -7।
तो ये मेरे पास आ गया R1 R2 R3। सिंपल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया है, C6 इक्वेशन में C1 इक्वेशन को ऐड किया है। x1 के कोरस्पोंडेंस x1 को ऐड करना है, x2 के कोरस्पोंडेंस x2 को, x3 के कोरस्पोंडेंस x3 को, R1 के कोरस्पोंडेंस R1 को, R2 के कोरस्पोंडेंस R2 को और R3 के कोरस्पोंडेंस R3 को। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा आया, 11। R1 वाला आ गया, तो C1 की हेल्प से फिर से इसे छोटा बनाना है। तो R1 आ गया 11 यहाँ पे, और यहाँ R1 कितना पड़ा है, -12। तो जब मैं 11 को -12 में ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो रिड्यूस हो रहा है मेरे पास। तो मैं सिंपल क्या करूं, जो मेरी नई इक्वेशन आएगी C8, वो कैसे आएगी, C7 + C1। C7 + C1 कर देते हैं हम। तो मेरे वैसे ये स्टेप इसी में मर्ज हो सकता था। अगर मैं यहाँ पे C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती तो मुझे C8 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो C8 आता वो अब मतलब यहीं पे हो सकता था ये स्टेप, पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं तो ज्यादा खुल के करना चाहते हैं ताकि इजी से समझ आए आपको। तो हमने क्या किया, C8 = C7 + C1। तो हमारे पास C8 जो आएगा उसमें x1 की जगह क्या आएगा, हम x1 की जगह देखना चाहते हैं। तो C7 में x1 क्या पड़ा है, 1, और C1 में x1 की जगह क्या पड़ा है, 1। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 2 हो गया। तो x1 कितना आया मेरे पास, 2। C7 में x2 की जगह क्या पड़ा है, 3, और यहाँ पे कितना पड़ा है, 0। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 x2 की जगह। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे 5 पड़ा है x3 की जगह, x3 की जगह 5 पड़ा है, और C1 में x3 की जगह क्या पड़ा है, 0। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 5। तो x1 x2 x3 मिल गए। अब R1 का देखते हैं। R1 में यहाँ क्या पड़ा है, 11, और यहाँ पे R1 में कितना पड़ा है, -12। तो कितना आया टोटल करने पे, -1। नेक्स्ट R2 की जगह कितना पड़ा है, 3, और यहाँ पे R2 की जगह कितना पड़ा है, -2। तो टोटल कितना आ गया, 1। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कितना पड़ा है, -7, यहाँ पे R3 की जगह, और यहाँ कितना पड़ा है, -3। तो टोटल करने पे कितना आएगा, -10। तो यहाँ पे देखो मेरे पास सबसे बड़ा अब कौन सा आया है आपके पास, -10। मैग्नीट्यूड देखना है हमें, हम शुरू से ये देख रहे हैं कि हमें मैग्नीट्यूड देखना है, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है। तो अब कौन बड़ा है, यहाँ पे R3 बड़ा है। मुझे R3 को रिड्यूस करना है, और वो भी C3 से। R3 को C3 से रिड्यूस करना है, तो मुझे अब C3 देखना है। तो C3 मेरे पास देखो क्या है, -10, 1, -1, सेम एज इट इज जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, C8 इक्वेशन आई थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C3 को C8 से माइनस कर देंगे, तो मुझे R1 R2 R3 0 मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे C9 = C8 - C3। तो C9 क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे C3 में देखो x1 की जगह क्या पड़ा है, 0, और 2 में से 0 को माइनस किया, कितना आया, 2। नेक्स्ट x2 की जगह क्या पड़ा है, 0, और यहाँ पे x2 की जगह क्या पड़ा है, 3, 3 - 0 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, ये भूल जाओ, ये हमने पिछली बार इलिमिनेट किया था तब 5 मल्टीप्लाई किया था। तो हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे, ये एक बार ये जो पहले स्टेप किए थे उनका था। तो अब हमारे पास C3 है, C3 में x3 की जगह क्या पड़ा है, 1, और यहाँ पे कितना पड़ा है, 5। 5 - 1 कितना आ गया मेरे पास, 4। अब R1 का देखो, यहाँ पे R1 में क्या पड़ा है, -1, और यहाँ पे भी R1 में क्या है, -1, -1 ऑफ -1 कितना हो गया, 0। सिमिलरली वहां पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 - 1 0, वहां -10, यहाँ -10, तो कितना आ गया, 0। R1 R2 R3 0 हो गया। तो जो x1 की वैल्यू आएगी = 2, x2 की जो वैल्यू आई है 3, एंड x3 की जो वैल्यू आई है 4, ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू होगी x1 x2 x3 की। तो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, x1 x2 x3। तो यहाँ हमने क्या किया है, बिल्कुल इजी स्टेप यूज किए हैं।
ये हमारे पास जो पहले 4 रो हमने बनाई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, उसके बाद हमने इलिमिनेशन मेथड यूज किया है और कुछ भी यूज नहीं किया है। ये टेबल की फॉर्म में किया है तो थोड़ा अलग लग रहा है, आप इक्वेशन बना के भी इसे कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा सेकेंड एग्जाम्पल में। तो हम करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड। तो एग्जाम्पल सेकेंड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, 10x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 205। यहाँ पे माइनस 2x प्लस 10y माइनस 2z इज इक्वल टू 154। यहाँ पे माइनस 2x माइनस y प्लस 10z इज इक्वल टू 120। तो सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये डायगोनली डोमिनेट है या नहीं है। यस, डायगोनली डोमिनेट है। मोड ऑफ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ 2 प्लस मोड ऑफ 3। यहाँ पे मोड ऑफ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने माइनस नहीं लगाया यहाँ पे, मैंने मोड करके इन्हें सिंपल लिख दिया। यहाँ पे -2 का मोड प्लस -2 का मोड, चाहे लगाओ यहाँ पे आप और चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड करने के बाद वैसे ही पॉजिटिव है। -10 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 प्लस -1, मतलब तीनों ही इक्वेशन में जो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड दे रखी है, इन तीनों में ही डायगोनली डोमिनेट है, कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 10 10 10, जो कि बाकी एलिमेंट से क्या है, बड़े हैं सब में। तो इट मीन्स यहाँ पे रिलैक्सेशन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रेजिड्यूल्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, द रेजिड्यूल्स, तो हमारे पास क्या आएंगे, रेजिड्यूल्स आर गिवन बाय, तो हम रेजिड्यूल्स लिख लेते हैं। तो रेजिड्यूल्स R1 कितना आया मेरे पास, 205 माइनस 10x प्लस 2y प्लस 3z। R2 इज इक्वल टू 154 प्लस 2x माइनस 10y प्लस 2z। R3 इज इक्वल टू 120 प्लस 2x प्लस y माइनस 10z। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम देती हूँ। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। मेरा मेन मोटिव क्या है, R1 R2 R3 को 0 बनाना है। 0 बनता है तो ठीक है, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट टू 0 बनाना है इन्हें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z एंड द टेबल इज, और हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो टेबल इज, क्या नाम दिया था मैंने, C1 C2 C3। यहाँ पे x, y, z जो भी वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में, y x1 x2 x3 या x y z है, R1 R2 R3। x को x के रिस्पेक्ट में किया तो 1, बाकी दोनों कांस्टेंट तो 0। R1 कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में किया तो -10, यहाँ पे R2 कितना आएगा, -10। R3 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, ओहो x1 के x के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में 2 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो x0 y1 z0। R1 में y के रिस्पेक्ट में कितना आया, 2, y2 के रिस्पेक्ट में -10 और y3 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा मेरे पास, 1। तो यहाँ पे 0 0, z के रिस्पेक्ट में 1। यहाँ पे देखो R1 कितना आएगा z के रिस्पेक्ट में 3, R2 कितना है z के रिस्पेक्ट में 2 और R3 कितना है -10। तो ये मेरे पास आ गया R1 R2 R3 आ गया x, y और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करने पे। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें इनिशियल वैल्यू रखनी है। तो हम क्या करते हैं, द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो मुझे C4 आएगा जिसमें x1 x y, ये x y एंड z, R1 R2 R3।
तो x0 y0 z0। तो R1 देखो क्या आया, इक्वेशन 1 में x y z 0 रखा तो 205, ये मेरा आया R1। तो नेक्स्ट मेरे पास कितना है, R2 कितना है 154, तो 154 R2, और R3 कितना है 120, तो मेरे पास R3 आ गया 120। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 205। R1 सबसे बड़ा है, तो हम C1 की हेल्प से R1 को स्मॉल बनाएंगे, 0 के अप्रोक्सीमेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो C1 में R1 की पोजीशन पे देखो क्या पड़ा है, C1 में R1 की पोजीशन पे पड़ा है -10। -10 को ऐसे किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 205 में बिल्कुल 0 के नियर आ जाए। तो अगर मैं -10 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो -200 आ जाएगा मेरे पास। 20 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, और मुझे क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। और इस जब -200 को मैं प्लस कर दूं इसमें 205 में, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल कम हो जाएगा। तो मैं C1 इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, C5 जो मेरी इक्वेशन आएगी नई, उसमें क्या किया मैंने, C4 + 20 इंटू C1 इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करके और C4 में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरी C5 आई है, उसमें x क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 20, और 0 में ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 20 मिला। बाकी x और y y और z 0 थे, तो 0 ही रहेंगे। R1 की जगह देखो, जब मैंने इसे 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -200, और 205 में ऐड किया तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे कितना आया, 5। यहाँ पे जब मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 40 को 154 में ऐड किया तो कितना आएगा, 194। यहाँ पे जब मैंने 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40, और 120 में ऐड किया तो कितना आया मेरे पास, 160। तो अब इनमें से देखो किसकी वैल्यू बड़ी है, R2 की वैल्यू बड़ी है। तो R2 की वैल्यू बड़ी है तो C2 से ही कम होगी, क्योंकि हम डायगोनली डोमिनेट करते हुए आए ना, डायगोनली डोमिनेट है तो R1 का C1 से, R2 का C2 से, और R3 का C3 से। तो R2 मेरे पास 194 है, ये C2 से ही कम हो सकता है। C2 से कैसे कम हो सकता है, यहाँ पे देखो -10 पड़ा है मेरे पास। अगर मैं क्या करूं, -10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, अगर मैं 10 को 19 से मल्टीप्लाई कर दूं, -10 × 19 तो कितना आएगा, 190 आ गया मेरे पास, माइनस का 190, और उधर क्या पड़ा है, 194 पड़ा है आपके पास। इधर पीछे यहाँ पे देखो क्या पड़ा है, 194 पड़ा है। तो 194 में माइनस कर दो 190 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो कि काफी छोटा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नई C6 आएगी उसमें C5 प्लस में मैं क्या करूं, 19 C2 कर दूं, तो मेरे पास यहाँ C6 आएगी। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, C2 में यहाँ 0 पड़ा है, और यहाँ पे मेरे पास 20 है, तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 आ गया मेरे पास। पीछे देखो यहाँ 1 पड़ा है, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस में 0 करूं तो कितना आया, 19। z की जगह 0 पड़ा है, और यहाँ पे भी 0 पड़ा है, तो कितना आएगा, 0। अब R1 की बारी देखो, R1 में 2 पड़ा है, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 38, और 5 में ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 43। नेक्स्ट 10 को 19 से मल्टीप्लाई करो, यही वाला आएगा, -190, और 194 में ऐड करो तो कितना आएगा, 4। यहाँ पे देखो 1 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, 19 आया, और 160 में ऐड कर दो तो 179 आया। तो ग्रेटेस्ट कौन है इसमें, 179। तो अब आप 179 को रिड्यूस करना है, ये R3 की वैल्यू है तो C3 से रिड्यूस होगी। तो C3 पे देखो कि R3 की जगह क्या पड़ा है, तो हम क्या जाते हैं C3 में, C3 में R3 की क्या पड़ा है, -10 पड़ा है। तो अगर मैं -10 को 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, -180,
और इसे 179 में ऐड कर दूं तो कितना आएगा -1, जो कि बहुत कम हो चुका है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, C3 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे C6 में ऐड कर देते हैं। तो जो नया C7 आएगा वो मेरा क्या हुआ, C6 प्लस 18 इंटू C3, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा मेरे पास, जो C7 आया मेरा उसमें x की जगह देखो क्या आएगा, x की जगह कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे C3 में क्या पड़ा है 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा, और यहाँ कितना पड़ा है 20, तो 0 प्लस 20 20। C3 में y की जगह क्या पड़ा है 0, और यहाँ पे क्या पड़ा है 19, तो टोटल कितना आया 19। यहाँ पे C3 में 1 पड़ा है और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 18 से, और 0 में ऐड करना है, तो टोटल कितना आया 18। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपने 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 18 से मल्टीप्लाई किया आपको, और आपको किस में ऐड करना है, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करके 3 को 43 में ऐड किया आपने, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 97। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 को 18 से मल्टीप्लाई करना है और किस में ऐड करना है 4 में ऐड करना है, तो आपको कितना मिला है यहाँ पे टोटल 40, क्योंकि 36 प्लस 4 40 आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे -10 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, -180 आ गया, और 179 में ऐड करना है, तो कितना आ गया आपके पास -1 आ गया। तो अब सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है 97 की, 97 की बड़ी वैल्यू है, तो R1 की वैल्यू बड़ी है तो C1 से ही कम हो पाएगी ये, तो C1 की जगह क्या पड़ा है -10, तो अगर मैं -10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आएगा -100, प्लस 97 कर दूं तो कितना आ जाएगा -3, तो रिड्यूस किसके नियर हुआ -3 के, तो अगर मैं 9 से करती तो मुझे कितना मिलता 7 मिलता, और अगर मैंने 10 से किया तो -3, तो कम कौन सा है -3, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, C1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो C8 आया मेरा, C7 प्लस में हमें क्या करना है 10 इंटू C1, तो मेरे पास क्या आएगा C8 आ जाएगा। तो C8 मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे देखो अबव में देखो, C1 को मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 प्लस 20 तो कितना आएगा 30। नेक्स्ट यहाँ पे कितना है 0, और 0 को किस में ऐड करना है 19 में, तो कितना आया 19। यहाँ पे देखो x कितना, z कितना है 0, और 18 में ऐड करना है, तो कितना आया 18। अब आई R1 की वैल्यू, R1 कितना है -10, और इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये फंडा यूज हुआ, तो -3 आ गया आपके पास, तो यहाँ कितना आया -3। ऊपर चलो अपने पास, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और 40 में ऐड किया तो कितना आया 60। नेक्स्ट यहाँ पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20, और -1 से यहाँ पे क्या किया ऐड किया तो कितना आया 19। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ अब यहाँ पे 60। तो अब मुझे 60 को रिड्यूस करना है, तो R2 की वैल्यू 60 है, तो मुझे C2 की यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे C9 इज इक्वल टू C8 और प्लस में 6C2, क्योंकि यहाँ पे वहां पे C2 में क्या पड़ा है, यहाँ पे -10 पड़ा है इस पोजीशन पे, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगी और ऐड करूंगी तो 60 - 60 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो C2 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 6 C8 में ऐड करना है हमें, तो C9 जो मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 25 18, और यहाँ पे कितना आया 9 0 25, सेम पीछे के जैसे प्रोसेस करके आए सेम में। अब 25 सबसे बड़ा है, कौन सी पोजीशन पे है R3 की पोजीशन पे है, तो C3 यूज होगा। C3 में आपके पास क्या पड़ा है, यहाँ पे C3 में इसी पोजीशन पे आपके पास -10 पड़ा है। अगर मैं -10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा -20, और +25 कर दूं तो कितना बचा 5। तो इट मीन्स मैं C3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और C9 में ऐड कर दूं, तो मेरा जो C10 है वो कितना आया यहाँ पे C9 + 2C3, तो C10 मेरे पास x की जगह कितना आ जाएगा 30, y की जगह 25 और z की जगह 20, R1 की जगह 15, R2 की जगह 4 और R3 की जगह 5।
अब सबसे बड़ा कौन सा है? 15 है। सबसे बड़ा कितना है? 15। और मुझे क्या करना है यहाँ पे, C1 में R1 की जगह पड़ा होगा -10 और 15 है, तो मैं यहाँ पे अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके +15 करूँ तो मेरे को कितना मिलेगा? -5 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, जो C11 आएगा उसमें C10 प्लस में 2 इंटू C1 कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? C11 x की जगह मिलेगा 32, y की जगह मिलेगा 25 और z की जगह मिलेगा 20। R1 की जगह मिला -5, R2 की जगह मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 8 और R3 की जगह मुझे 9। तो 9 सबसे बड़ा है। यहाँ पे एक चीज नोट करो, R3 की वैल्यू है तो C3 से कम होगी। C3 में यहाँ पे -10 पड़ा है, +9 कर दूं तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, C जो 12 आएगा उसमें क्या करूँ, C11 प्लस C3 कर दूं, तो C12 मेरे पास कितना आया? X आ गया मेरे पास 32, y आ गया 25 और z आ गया 21। मेरे पास R1 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? देखो ये है -5 और C3 पे क्या पड़ा है यहाँ पे? यहाँ पे C3 पे कितना पड़ा है? 3 पड़ा है। तो मेरे को कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे? -2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पड़ा है मेरे पास और यहाँ वैल्यू कितनी पड़ी है? 8 पड़ी है। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 10 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 9 पड़ा है हमारे पास और यहाँ पे कितना पड़ा है आपके पास? -10 पड़ा है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? -1। अब हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? 10 की। 10 की सबसे बड़ी वैल्यू है R2 की वैल्यू है। R2 की वैल्यू है तो C2 से कम होगी। अगर आप गौर से देखो तो C2 में R1, R2, R3 की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है अपोजिट साइन के साथ। तो हम C13 को कैसे निकालेंगे? C13 इज इक्वल टू C2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास C12। तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे? C13 कितना आ गया यहाँ पे? X की वैल्यू 32, Y की वैल्यू 26, Z की वैल्यू 21। कि आपको क्या करना है, C12 में और C2 में X1, X, Y और Z को ऐड करना है। अब R1, R2 और R3 को ऐड करना है। तो R1 0, R2 0, R3 0, क्योंकि C2 में और C12 में, C2 में और C12 में R1, R2, R3 इक्वल एंड अपोजिट साइन के थे, तो ऐड करते क्या हो गए? 0 हो गए। तो जब R1, R2, R3 0 आ गए तो जो X है 32, Y है 26 एंड जो Z है 21, वो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो कितना सिंपल मेथड था कि हमें सिर्फ फर्स्ट C1, C2, C3, C4 निकालते टाइम कुछ नया करना है, उसके बाद हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते जाना है और रिड्यूस करते जाना है R1, R2, R3 को 0 के पास, और जो X, Y, Z आखिर में बचेंगे वो आपका क्या होगा? सॉल्यूशन। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.